जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपनी साइकोलॉजी की जो क्लास चल रही थी उसके अंदर आज अपन बात करेंगे अधिगम और अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। साथियों पूरे सिद्धांत तो इस क्लास में नहीं हो पाएंगे, सिद्धांतों की शुरुआत यहाँ से करेंगे। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। अधिगम के अलावा साथियों अधिगम के ऊपर आधारित छोटे छोटे सवाल जो एग्जाम में आपका दिमाग घुमा देते हैं, वहां पर उन सवालों को, उन छोटे छोटे शब्दों को किस प्रकार से पकड़ना है वो आज अपन बात करने वाले हैं। क्लास नंबर 8 ये रहेगी अपनी साथियों। देखिएगा इस फॉर्मेट में अपनी क्लास चलने वाली है। सबसे पहले बात करें अधिगम के प्रकार साथियों। अधिगम के प्रकार में सबसे पहला तो है गामक यानी गत्यात्मक अधिगम, दूसरा है प्रतिबोधात्मक अधिगम, तीसरा संकल्पनात्मक या भावात्मक अधिगम। साथियों सबसे पहले गत्यात्मक अधिगम यानी कि शरीर के द्वारा, गत्यात्मक क्या मतलब क्या होता है साथियों, गति करना, शरीर के द्वारा विभिन्न क्रियाएं करना। जैसे कि छोटा बच्चा जो है, छोटा बच्चा हाथ पैर जो चलाता है उसके द्वारा वो सीखता है, वो जो चलता है हाथ पैरों के द्वारा जो क्रिया करेगा वो चलता है, सीखता है। गामक अधिगम के लिए अनुकरण विधि काम में ली जाती है। इसमें छोटे बच्चों के लिए है ये विधि। इसमें छोटे बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण मतलब देख करके ही सीखते हैं। देख करके कोई चीज जैसे कर रहा है, बच्चे के सामने मैंने ताली बजाई कि इस तरह से, तो बच्चा भी वापस ताली बजाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने देखा है, देखा और फिर करा है। ये क्या है साथियों, अनुकरण विधि। ये शैशवावस्था में काम आता है साथियों। छोटे बच्चों के लिए गामक अधिगम काम में लिया जाता है। अगला है प्रतिबोधात्मक अधिगम यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित। मस्तिष्क में बनने वाला बिंब या वस्तु, आपके माइंड में कोई चीज बन रही है, आपने जैसे मैंने कहा कि अभी दिल्ली जाना है और यहाँ आईपीएल का मैच हो रहा है, दिल्ली वर्सेस पंजाब, तो आपके माइंड में जो चल रहा है दिल्ली वर्सेस पंजाब, दिल्ली का कैप्टन कौन है, पंजाब का कैप्टन कौन है, ये जो माइंड में चलने लग गया साथियों, ये बाल्यावस्था के अंदर और ये प्रयत्न है, वो भूल विधि के द्वारा इसको यहाँ पर सीखा जाता है। छोटे बच्चे प्रयत्न करते हैं बार बार, फिर भूल जाते हैं, प्रयत्न करते हैं, भूलते हैं, फिर सुधारते हैं, फिर इस प्रकार से वो क्या करते हैं साथियों, आगे की तैयारी करते हैं। तो प्रतिबोधात्मक शैशवावस्था अपने बाल्यावस्था में काम में लिया जाता है। फिर है संकल्पनात्मक। संकल्पना का मतलब होता है माइंड में जो आप संकल्पनाएं, कुछ ना कुछ जो कंसेप्ट बनाते जाते हो उसके बारे में। मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं आती है जिनसे वह अधिगम करता है। मस्तिष्क में कल्पनाओं का निर्माण, बैठे बैठे अपन ये सोचते हैं कि काश अगर थर्ड ग्रेड टीचर बन गए तो फिर अब क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे, घंटी बजेगी, घंटी बजाएंगे और आराम से फोर्थ ग्रेड लग गए तो आराम से ऑफिस में रेस्ट करेंगे। ये जो माइंड में चलते हैं ना, इनको कहते हैं संकल्पनाएं। ये जो माइंड में थॉट जो घूमते हैं ना आपके, इनको साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाता है संकल्पनाएं। साथियों का कहते हैं संकल्पनाएं। और इसके द्वारा जो बच्चा सीखता है वो किशोर अवस्था में सीखता है। सूझबूझ विधि इसमें काम में ली जाती है। तो साथियों यहाँ पर सवाल अब किस प्रकार से बनेगा सर, ये तो थ्योरी तो याद होगी, सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा कि छोटे बच्चे खिलौनों को तोड़ते हैं, फिर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये अधिगम का कौन सा प्रकार है, अधिगम का कौन सा प्रकार है, छोटे बच्चे। अब ये छोटे बच्चे क्या करते हैं साथियों, शारीरिक क्रिया भी कर रहे हैं और यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो स्पर्श करके भी तो कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो प्रयत्न कर रहे हैं बार बार जोड़ने का और भूल भी रहे, तो ये प्रयत्न भूल विधि हो जाएगी। अब यहाँ पर अनुकरण में तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे सिर्फ देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं और उसे सुधार कर रहे हैं, खिलौनों को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो साथ ही वो किस में आ जाएगा, प्रतिबोधात्मक या फिर संप्रत्य या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग में आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल बनेगा। डायरेक्ट थ्योरी में से कोई भी सवाल नहीं बनेगा साथियों। साइको का सबसे बड़ा नियम यही है, आपसे ये नहीं पूछेंगे अधिगम के कितने प्रकार है, 3 प्रकार के नाम बताओ, कोई नहीं पूछने वाला। अंदरूनी जो आते हैं ना साथियों, आपके माइंड के थॉट के ऊपर आधारित सवाल आएंगे, बस माइंड को पॉजिटिव रखना है। छोटे छोटे बच्चे गामक क्रियाओं द्वारा अथवा अनुकरण विधि द्वारा सीखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। छोटे बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, गामक क्रियाओं के द्वारा और अधिगम अनुकरण विधि द्वारा सीखते हैं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है। अधिगम एक प्रक्रिया है साथियों। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम हमेशा क्या होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा साथियों, उद्देश्य होगा ही होगा। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, पूरे जीवन सीखता आदमी। अधिगम मतलब सीखना, पूरे जीवन सीखता आदमी। ये नहीं कि 40 साल बाद में सीखना बंद कर देता है। अरे केएफसी के फाउंडर के बारे में आपने सुना होगा, वो 55 से 60 साल बाद में अब दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रिया यानी कार्य करने की प्रक्रिया है साथियों। कार्य करोगे तो ही सीखोगे, वरना ऐसे नहीं। अधिगम वातावरण की देन है। जिस वातावरण में, जिस प्रकार से, अगर आप अभी इंडिया में रह रहे हो, अभी दूसरे देश में
जाकर रहने लग जाओ अमेरिका में, तो वहां के वातावरण के द्वारा भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, वातावरण की देन है। अधिगम सार्वभौमिक है। अगर यहां मैं 2 2 जा 4 कर रहा हूं तो अमेरिका में भी 2 2 जा 4 ही होगा साथियों। अधिगम क्या सीख रहे, जो सार्वभौमिक है सभी जगहों के लिए। अधिगम अनुभवों का संगठन है। विभिन्न प्रकार के जो रेस्पॉन्स है, आपके अनुभव है, उन अनुभवों का क्या है साथियों, संगठन, यानी एक घटना, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, संगठन, यानी कि पूरा का पूरा जोड़ है एक। अधिगम खोज करना है। कोई चीज आपको नहीं आ रही, उसकी खोज करना ही, खोज करोगे तो अपने आप सीखोगे, तो खोज करना ही क्या है साथियों, अधिगम है। अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक, ये इंपॉर्टेंट है लाइन साथियों। अब आप कहोगे सर नकारात्मक कैसे हो सकता है, वो देखेगा। उचित और अनुचित, जैसे कि प्रार्थना करिए आपने किसी के लिए, वो सकारात्मक है। लेकिन आपने अपने आप को बचाने के लिए, कि जैसे सर ने कहा कि अब छोटे बच्चे थे तब कॉपी के लिए सर होमवर्क पूरा नहीं किया, सर कॉपी में काम तो पूरा है लेकिन आज वो घर रह गई, रात को लेट नाइट तक काम कर रहा था। अब वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, भले ही वो नकारात्मक अधिगम है, वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो सीख तो रहा है। उसी को कहा जाता है साथियों, झूठ बोलने वाले को नकारात्मक अधिगम। अधिगम समाज के सापेक्ष, समाज में होता है। अधिगम समाज के अंदर ही होता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है साथियों, अपने आप नहीं आता अधिगम। अधिगम सिखाया जाता है दूसरों के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो हाथ से हाथ लगाए और कहो कि अधिगम हो रहा है, अधिगम हो रहा है, अरे नहीं हो रहा साथियों। अधिगम कब होगा, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अधिगम बाहर से सिखाया जाने वाला प्रक्रिया है साथियों। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, हमेशा नया नहीं होता है। कुछ घटनाएं पहले हो चुकी है वही तो आपको सिखाई जाती है, ऐसा तो है नहीं हर एक छात्र के लिए नई नई विधियां ली जाएगी, नहीं साथियों। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला अभिप्रेरणा, मोटिवेशन इतना ज्यादा भर दिया आपके अंदर कि अब आप कहोगे सर मैं तो आज IAS बन के दिखाऊंगा। ये अभिप्रेरणा मोटिवेशन है, इसके द्वारा आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। जब जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तब तब अभिप्रेरणा मोटिवेशन के वीडियो देखो, उससे आपके सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी साथियों। आपके पास विषय वस्तु क्या है, जैसे एक मैं बात करूं साइकोलॉजी की बड़ी सी गाइड ले आए आप, सर ये विषय वस्तु है, उसको चाहे आप पूरी जिंदगी पढ़ो वो याद नहीं होगी। और आपने देखा होगा पात्रता के अंदर भी बहुत सारी कोचिंगों के बहुत सारे नोट्स थे, लेकिन अपने इन्हीं नोट्स ने धूम क्यों मचाई थी, क्योंकि बहुत ही सरल और सटीक भाषा में ये नोट्स लिखे हुए हैं, इसलिए इनकी पहचान यहाँ पर बनी है। विषय वस्तु आपके पास अच्छी होगी तो अधिगम अच्छे से होगा। वातावरण का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है साथियों। वातावरण अगर आपके इन्वायरमेंटल अच्छा है तो उसका फर्क पड़ेगा। एक तो आप घर पे पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, पड़ोसी आपका जो रेट की तैयारी कर रहा है वो पूरे दिन पढ़ रहा है, वो उठ ही नहीं रहा, चाय पीने के लिए जा रहा है, फिर वापस मतलब दिन के 10 घंटे कंटिन्यू वो सीट पे बैठ रहा है। अब आपके दिमाग में टेंशन हो गया, यार मेरे को भी 10 से इससे ज्यादा बैठना तब जाकर के सीट मिलेगी, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान प्रभावित करता है। नवीन कुछ ज्ञान आपने सीखा है, अब पुराना ज्ञान आपके माइंड में पहले से मौजूद है, अब वो नया ज्ञान आकर के उसको छेड़ने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा नया जो क्लास में नए बच्चे आते हैं, पुराने बच्चे और नए बच्चों के अंदर थोड़ी तालमेल कम बनती है, बाद में तो हो जाता है एडजस्ट। तो जैसे ही नया ज्ञान माइंड में आया, अब पुराने वाले ने एडजस्ट नहीं करा, वो क्या होता है साथियों, प्रभावित होता है। विद्या मनोवैज्ञानिक हो तो अधिगम अच्छे से होता है। विद्या मनोवैज्ञानिक का मतलब है छात्र के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकास होता है अधिगम के द्वारा साथियों। अधिगम प्रभावित होता है मानसिक विकास की वजह से। परिपक्वता, जैसे जैसे एजिड होते हैं, परिपक्व होते हैं, अधिगम 100% प्रभावित होता है साथियों। एक तो छोटे बच्चों को सिखाने में थोड़ा जोर आता है, फिर जब वो 2 2 जाके टेबल सीख जाते, एक बार मल्टीपल करना साथियों, मैंने कहा छोटे बच्चों को कि भाई मल्टीपल करो इसको इससे, अब उनको मल्टीपल करने में दिक्कत हो रही है। एक बार अगर वो सीख गया, फिर चाहे मैं उसको 29 को 29 से मल्टीपल करने के लिए दे दूँ, वो सीख जाएगा। यानी जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता है वो उसके ऊपर अधिगम का प्रभाव पड़ता है। अनुक्रिया, जिस प्रकार से अनुक्रिया की जाती है, कौन सा कार्य किस प्रकार से किस एंगल से करना है, उसके द्वारा भी अधिगम प्रभावित होता है मेरे भाइयों। एक आप कार्य कर रहे हो कि सीधे रास्ते से जा रहे हो, यहाँ से अजमेर पहुंचना है, अजमेर पहुंच रहे हो, अरे एक भाई साहब आपने शॉर्टकट अपना लिया, अजमेर पहुंच गया आधे घंटे में, तो साथियों ये भी क्या है, उसको प्रभावित करने की सीखने की कौन सी विधि आपने काम में ली है, वो भी साथियों अधिगम को प्रभावित करती है। अब ध्यान रखना, एक तो प्रतिक्रिया, सहज क्रिया और अनुक्रिया। साथियों अपने नोट्स की खास बात यही है कि ये जैसे कि अनुक्रिया आया
तो मैंने लिख दिया भाई अनुक्रिया, प्रतिक्रिया और सहज क्रिया आगे बहुत जगह आएंगे, तो आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए। प्रतिक्रिया क्रिया के प्रति, जैसे मैं चलते समय जमीन को अगर पीछे की तरफ धक्का देता हूं तो मैं आगे की तरफ जाता हूं, तैरते समय आप हाथ को पीछे करते हो तो पानी आपको आगे की तरफ ले जाता है। ये न्यूटन के तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग है प्रतिक्रिया। सहज क्रिया जन्मजात होती है, रोना, हंसना, खेलना, ये सब सहज क्रियाएं हैं। अनुक्रिया अधिगम के लिए होती है। अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स होता है साथियों, वो अधिगम के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा, ये हो गया है। अधिगम के सिद्धांत के अंदर दो चीजें बहुत बार आएगी, उद्दीपन और अनुक्रिया साथियों। उद्दीपन को स्टिमुलस कहा जाता है, इसको अपन एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे जगह जगह पे, और अनुक्रिया आर को रेस्पॉन्स आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कई जगह एस आर थ्योरी, आर एस थ्योरी, सी आर थ्योरी ये रहेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वह वस्तु या स्थिति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उस कार्य उद्दीपन के अनुसार किया जाने वाला कार्य, जैसे कि अगले पेज पे शायद मैंने लिख भी रखा होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ रह गया होगा, जैसे ये जो रीट है, ये तो साथियों आपका स्टिमुलस है, ये तो स्टिमुलस है। और रीट की जो पढ़ाई है, रीट की जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, अनुक्रिया है। यहां से आप समझना साथियों, परिभाषा क्या है, अंदर कुछ भी अपन को नहीं पता। रीट स्टिमुलस है, उद्दीपन का मतलब होता है भोजन, और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे आपको, वो कहलाती है अनुक्रिया। रीट आपके स्टिमुलस यानी उद्दीपन है, उस उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए आप जो भी जितनी भी किसी भी प्रकार की क्रिया करते हो वही क्या है, अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स है साथियों। रेस्पॉन्स और स्टिमुलस, ये याद रखना साथियों, थोड़ा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अपना गलत हो। अधिगम सिद्धांत को दो भागों में बांटा है, एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और एक संज्ञानवादी सिद्धांत। यहाँ पे भी मोस्ट एक सवाल आ रखा है साथियों 2023 या 22 की भर्ती में कि निम्न में से व्यवहारवादी सिद्धांत के कौन से इनमें से व्यवहारवाद सिद्धांत के ये अपने क्या बोलते हैं इनको वैज्ञानिक है, कौन से नहीं है। पावलोव ने दी है सीआर थ्योरी, व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद ये कहते हैं कि इसको साथियों मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, जिसके अंदर पुनर्बलन शब्द काम में लिया गया हो, जिसके अंदर अनुक्रिया शब्द काम में लिया गया हो, जिसके अंदर उद्दीपक काम में लिया हो, अभिप्रेरणा काम में ली हो। यंत्रवत अधिगम, पशु प्लस मानव दोनों अधिगम होता है साथियों, पशुओं में भी होता है और मानव के अंदर भी होता है। ये बात यहाँ कहने की कोशिश की गई है कि अधिगम जो होता है पशु में भी होता है, मानव के अंदर भी होता है। जिन व्यवहारवाद का मतलब क्या है साथियों, ये देखो, व्यवहारवाद का मतलब है जिसके अंदर पुनर्बलन काम में लिया गया हो, जिसके अंदर अनुक्रिया काम में ली गई हो, जिसके अंदर आपके उद्दीपक काम में लिया गया हो, जिसके अंदर आपके स्टिमुलस यानी कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन काम में लिया गया हो। ये साथियों अगर ये शब्द आपको जहां कहीं भी दिखे, इसका मतलब वो व्यवहारवाद वाला नियम ही है। इसके अलावा मनोविज्ञान को व्यवहार के साथ साथ चेतना का भी अगर कहा है तो उसे संज्ञानवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग रखा जाएगा साथियों। संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, समस्या, ये यंत्रवत नहीं है, जबकि ये क्या है, यंत्रवत है। यंत्र काम में लिए जाते हैं इसके अंदर कोई ना कोई। ये केवल मानव के लिए संज्ञानवादी, जबकि व्यवहारवादी मानव और पशु दोनों के लिए है। इसमें अधिगम धीरे धीरे होता है, इसके अंदर अधिगम अचानक से हो जाता है साथियों। ये चीजें कहीं किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगी साथियों। ये पूरी किताब का जो निचोड़ होता है ना, वो इस पेज में है। अब पूरी की पूरी आगे से जो सीरीज रहेगी वो इस पूरे के ऊपर घूमेगी अपनी। हर एक अपन को पढ़ना पड़ेगा इस अधिगम का सिद्धांत, कम से कम 10 से 12 सिद्धांत है। सबसे पहला जैसे अब देखो, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका ने गेस्टोल्टवादी कहा जाता है, चिंपांजी पे प्रयोग कर रहा था। इनको संज्ञानवादी कहा जाता है साथियों। कोल्टर, लेविन और कोपका, इन तीनों को क्या कहा जाता है, संज्ञानवादी। जबकि पावलोव हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, सीएल हल हो गया, इनको क्या कहते हैं, व्यवहारवादी। यहां देखो अब अनुक्रिया व उद्दीपक के मध्य संबंध, अब यहाँ पे अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य संबंध अगर दिखाता है तो वो व्यवहारवाद है साथियों। वो क्या है, व्यवहारवाद है। और जो बुद्धि वगैरह की बात करता है वो क्या है, संज्ञानवाद है। रीट उद्दीपक है, पढ़ाई अनुक्रिया, ये लिखा हुआ साथियों। समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। प्रथम ज्ञान, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान देखिएगा, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियों से मिलने वाला प्रथम ज्ञान क्या है, संवेदना है। अब आप कहते हो ना कि संवेदना, इमोशंस क्या होते हैं, हंसना, खेलना, रोना, ये सब क्या साथियों, इमोशंस है।
प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, सूझबूझ, समस्या का समाधान, ये सब क्या है? अधिगम है। यहां से इतना सवाल नहीं। अब देखो ये मेन जो सवाल है कि ये प्रमुख सिद्धांत है, इसमें से एक सवाल 100% आपके बनने वाला है मेरे भाइयों। 100% एक सवाल बनेगा ही बनेगा। अधिगम से अगर सवाल पूछते हैं तो 99.99% है कि उसके सिद्धांत में से सवाल पूछे जाते हैं। इसके सिद्धांत निम्न है साथियों। पहला, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत SR थ्योरी कहते हैं। पुरातन अनुकूलित अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, नाम है अलग अलग, इनको CR थ्योरी कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया, उद्दीपन, क्रिया प्रसूता अनुबंधन सिद्धांत RS थ्योरी कहते हैं। देखिएगा, अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस, और ये सिद्धांत है साथियों। इसको कहते हैं, पहले तो कहते हैं स्टिमुलस यानी उद्दीपक, फिर होता है अनुक्रिया, पहले भोजन दो फिर वो अनुक्रिया करेगा। यहाँ कहता है कि पहले अनुक्रिया कर देगा, उसका भोजन बाद में दो। तीसरा, चौथा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि, गेस्टोल्टवादी, सूझबूझ का सिद्धांत वर्दिमर कोहलर कोपका ने चिंपांजी के ऊपर दिया था। संरचनात्मक निर्मितवाद सिद्धांत मानवतावादी मैस्लो ने दिया है। क्षेत्र का सिद्धांत कोर्टलेविन ने दिया है। चीना अधिगम टोलमैन ने दिया, अनुभवजन्य कॉल रॉजर्स ने दिया है। ये 10 के 10 सिद्धांत आपको इस पूरे के पूरे अधिगम वाले में पढ़ने हैं मेरे भाइयों। यहां से 100% सवाल बनेगा। थॉर्नडाइक के बारे में देखो, अमेरिकी वैज्ञानिक है, पशुओं पर अधिक अध्ययन करा इन्होंने, पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी शिक्षा से संबंधित पहला मनोवैज्ञानिक अगर आता है तो थॉर्नडाइक ही है। पशुओं के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे अध्ययन करे हैं। अब देखिएगा साथियों, पहला अपना मेन जो है शुरू होता है। अब पहला अधिगम का सिद्धांत शुरू होता है ये उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस S, अनुक्रिया का होता है R, तो इसको कहते हैं SR थ्योरी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंधवाद का भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है साथियों, ये अलग अलग नाम क्यों पड़े हैं अभी बात करते हैं अपन। प्रवर्तक कौन है इसके? एडवर्ड L थॉर्नडाइक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है इसको। 1913 में थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कराया। कब कराया? 1913 में। इस सिद्धांत में उत्तेजक और अनुक्रिया के बीच संबंध बताता है, इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद कहा जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया, उत्तेजक का मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या कर रहा है? संबंध बताता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक जानवरों पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग कराया। अब ये जो प्रयोग है ना, देखो किताब में पूरा एक पेज में रहेगा, अपने 4 लाइन का प्रयोग है। भूखी बिल्ली थी, उसको पिंजरे में रखा, पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर रखा मांस का टुकड़ा। अब पिंजरे के बाहर क्या रख दिया? मांस का टुकड़ा रख दिया। भूखी बिल्ली, उसको भूखी बिल्ली है, ये बिल्ली है, उसको पिंजरे के अंदर रख दिया, बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया। वो मांस का टुकड़ा क्या है साथियों? भोजन है, तो ये उद्दीपक है, स्टिमुलस है। उछल रूपी वो अनुक्रिया करेगी। अब बिल्ली ने वो देख लिया मांस का टुकड़ा, वो उछलेगी, नौ ताल उछलेगी, उछल रूपी अनुक्रिया करेगी। लेकिन नहीं बैठी बात, वो पुनः प्रयास करेगी और त्रुटि करेगी। पुनः प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। वो उछलेगी, नहीं मिल रहा मांस का टुकड़ा, फिर उछलेगी, नहीं मिल रहा, फिर उछलेगी। उचित कोई ना कोई ऐसा प्रयत्न वो कर लेगी जिससे दरवाजा खोलकर भोजन को प्राप्त कर लेगी। वो बार बार नौ ताल उछली तो कहीं ना कहीं से गेट खुला और बिल्ली यहां पहुंची और उसने मांस का टुकड़ा ले लिया साथियों। इतना सा प्रयोग है, किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है, अपन ने शॉर्टकट लिखा है पूरा। इस प्रयोग द्वारा थॉर्नडाइक ने यह प्रतिपादित किया कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। अब आप कहोगे सर 2 साल बाद में वैकेंसी आएगी, कौन सी वैकेंसी आएगी नहीं पता, बस पढ़ाई जारी रखो। वो तो है साथियों RS थ्योरी कि आप अनुक्रिया करो, उद्दीपक की टेंशन मत लो। और एक आपके सामने रीट है 17 जनवरी को, रीट पहले से है। अब आप उछल रूपी अनुक्रिया कर रहे हो, बार बार कभी कोई सी किताब उठा रहे हो, कभी यूट्यूब पे कोई क्लास देख रहे हो, कभी देख रहे हो डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कभी देख रहे हो पोस्टें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। वो क्या है साथियों? अनुक्रिया है। आप रेस्पॉन्स कर रहे हो भर्ती को देख करके। तो आप अभी जो तैयारी कर रहे हो ना, SR थ्योरी आपके सामने रीट की वैकेंसी है, उसके अनुरूप आप तैयारी कर रहे हो, तो वो क्या है साथियों? SR थ्योरी है। आगे देखिएगा, इसके 3 मुख्य नियम भी है साथियों। पहला, तत्परता का नियम। अधिगम के लिए किसी भी व्यक्ति में तत्परता का होना आवश्यक है। जैसे कि घोड़े को पानी के पास, तालाब के पास लेकर के जा सकते हैं, किंतु पानी पीने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। भाई साहब, पानी पीने के लिए लेके तो गए, अब घोड़े की मर्जी है तो वो पानी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। आप उसको बाध्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि भाई साहब पानी पी लो, नहीं, उसकी मर्जी होगी तो वो पिएगा।
यानी तत्परता भी होना जरूरी है। भर्ती निकाल दे रीट की, अब आपके अंदर तत्परता है ही नहीं। अब टीचर कह रहे हैं भाई साहब पढ़ लो, 17 को पेपर है, 17 जनवरी को, अब आपके अंदर इच्छा ही नहीं है। अब टीचर जोर कितना भी दे ले, आपकी इच्छा अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो यही अधिगम के इसका एसआर थ्योरी का पहला नियम है, तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम साथियों, इस नियम के अनुसार किसी भी कार्य को बार बार दोहराने पर वह याद हो ही जाता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आपने देखा होगा सुदामा जी वो पानी के कुएं के पास में गए थे, उन्होंने देखा यार एक पत्थर है कितना हार्ड है, उसको ये जो रस्सी है देखो कितना निशान बना दिया, क्योंकि वो बार बार उस जगह से वो रस्सी आ रही है जा रही है, तो उस वजह से उसने पत्थर को भी घिस दिया। तो अगर आप बार बार पढ़ते हो तो सफलता जरूर मिलेगी साथियों, निराश नहीं होना है किसी भी बात पे। इनके दो उपनियम भी है, उपयोग और अनुपयोग। उपयोग का मतलब स्मृति, अनुपयोग का मतलब विस्मृति। तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। अधिगम प्रक्रिया में सफलता एवं असफलता दोनों का प्रभाव पड़ता है साथियों, अर्थात इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। यदि एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद सुखद अनुभव करता है तो अधिगम प्रभावी होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक क्लास दी, ये क्लास आपके सामने जब अपलोड होगी, अब आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तब तो अधिगम क्या है, प्रभावी है, संतोष देने वाला है, सफलता वाला अधिगम है। और अगर आपने स्किप कर दिया, यार छोड़ो यार क्या करना है, साइकोलॉजी अपने देखी जाएगी, अब तो परीक्षा ही नहीं है, अब तो एग्जाम नहीं है, क्लास सही नहीं है, ढंग से नहीं पढ़ा रहे, आपने आगे कर दी, तो वो साथियों क्या है, असफलता है। वो क्या है, असंतोष है। वो क्या है साथियों, सुखद ना होकर के क्या है, दुखद अनुभव है। ये तीनों नियम दिए हैं साथियों किसने, अधिगम के एसआर थ्योरी के अंदर। पहला तत्परता का, दूसरा नियम है आपके अभ्यास का, और तीसरा नियम है प्रभाव या परिणाम का। 3 नियम दिए हैं आपके एसआर थ्योरी के अंदर साथियों। अगला देखो, इसके 5 गौण नियम भी है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक तैयारी का नियम, आत्मीक्रम या समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब एसआर थ्योरी का शिक्षा के अंदर क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, कोई ना कोई सवाल बन सकता है। मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए। अब छोटी कक्षाओं को क्या दिया जाता है, छोटा सा टारगेट दे दिया कि भाई साहब आपको क्या करना है, ये काम करना है, ये काम अगर आपने कर लिया तो आपको उचित इनाम दिया जाएगा। छोटे बच्चों को कह दिया। अब छोटे बच्चे तो क्या करते हैं साथियों, क्रिएटिविटी तो रहती है उनके अंदर बहुत ज्यादा, वो क्या रहते हैं, सृजनात्मक शैली के रहते हैं, नए नए चीजें सीखने के रहते हैं। तो वो उनको अगर आप उद्दीपक दे दोगे तो वो अनुक्रिया उसके हिसाब से करेंगे। छोटी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं है। पूर्व की गलतियों से लाभ उठाकर अधिगम करते हैं। निरंतर अभ्यास का महत्व दिया जाता है इसमें। क्रो एंड क्रो के अनुसार गंभीर चिंतन वाले विषय गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र के लिए जरूरी है। जैसे गणित के लिए आप बार बार प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी साथियों। ये यहां पर एसआर थ्योरी है साथियों। यहां पर ये अपन ने पूरा पढ़ा है आज अधिगम, और अधिगम का पहला सिद्धांत पढ़ा है एसआर थ्योरी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है साथियों आपके मन में तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा साथियों। और अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए कि सर हमें तो ये नोट्स चाहिए ही चाहिए, तो आप 8890620764 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मात्र 21 रुपये में भेज दिए जाएंगे साथियों आपके। इनके अलावा भी जो नोट्स तैयार है वो भी आपको भेज दिए जाएंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। पसंद आती है तो साथियों कमेंट जरूर करना है। कमेंट से क्या होता है कि जो अपने हाव भाव होते हैं जो साथियों, अब मुझे तो नहीं पता कि आप कौन कौन वीडियो देख रहे हो, लेकिन कमेंट के द्वारा हाव भाव से वो रहता है कि हाँ छात्रों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही, कहाँ पर कौन सी गलती हुई है, सर इस गलती को सुधारो, सर ये पैटर्न चेंज करो। जो आपको लगता है ना वो बेझिझक बोलो साथियों। अपना वो नहीं है कि कोई खराब होगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बेझिझक समझाओ बस। छोटे भाई हो, छोटे भाई बहन की तरह भी समझा सकते हो साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।